ये सरकार लगातार डकैती डाल रही है, झूठ बोल रही है और ये कह रही है कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। कब कहा? जब चुनाव आते हैं और उसके बाद में ढाक के वही 3 बात भाई। आज तक तो उन्होंने जातिगत जनगणना पे कोई कार्य शुरू किया नहीं है। और हो सकता है जिस तरीके से अभी कह रहे हैं कि भैया अगला महीने से कुछ ढोल नगाड़े लेके हमारे घर परिवार में आवेंगे, तो हम भी तैयार बैठे हैं कि भैया हमारे पास इतनी तो यह शिक्षा, ये रोजगार और ये संसाधन है, बाकी हमारा लूटा किसने है? जो 3% लूटने वाले लोग हैं, अरे उनके पास कितनी संपत्ति है। अगर जातिगत जनगणना होगी तो ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और हम इतना लुटवा रहे हैं, इतना उनको दे जा रहे हैं। और आज भी जो इस देश के अंदर सबसे बड़ा यूजीसी के ऊपर हमारे लोगों को, हमारी महिलाओं को, हमारे छात्रों को, हमारे नेताओं को गली नुक्कड़ पर जाके खड़ा हो जाना चाहिए। अगर यूजीसी का बिल लागू नहीं हुआ तो तुम्हारी ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। अरे 4 लफंगे आते हैं और जाके डीसी को ज्ञापन दे देते हैं। मेरा चंबे की बात है, इतना बड़ा ओबीसी समाज, इतना बड़ा शेड्यूल कास्ट के लोग और इतना पढ़े लिखे, उसके बावजूद भी हम कहाँ पहुंच रहे हैं? ये कहीं ना कहीं जो ये पाखंडवादी लोग हैं हमारे घरों में जो पूजा पाठ करवाते हैं, इनकी बदौलत हमारे हकों पे हथियारों से हमला किया जा रहा है। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा तमाम साथियों से जो यहाँ आए हैं, वो जाकर के जातिगत जनगणना जो यहाँ सुन के जाएं, अपने पड़ोस में बताएं, अपने अगल बगल में रिश्तेदारों को बताएं, ना कि आप ये पाखंड में उलझें। आपको मिलना है ना तो वो महापुरुषों की बदौलत मिलेगा जिन्होंने अपना संघर्ष किया। माता सावित्रीबाई फुले ने आप महिलाओं के लिए क्या नहीं किया, फातिमा ने क्या नहीं किया आपके लिए, लेकिन हम आज भी उसी चुंगल में फंसे हुए हैं। जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी, हम तो पूरा, मैं प्रोफेसर साहब आपका ध्यान दिलवाना चाहता हूँ, पूरे हरियाणा के अंदर 5 फुट बाई 2.5 फुट की तख्ती डाल के वो पंजाब बॉर्डर से और रेवाड़ी तक पैदल यात्रा करिए। 12 किलोमीटर डेली जातिगत जनगणना के लिए रात को ढूंढना पड़ता था। शाम को 5 बजे जब 6 बज जाते रात को कि किसी बैकवर्ड का घर मिलेगा, किसी शेड्यूल कास्ट का घर मिलेगा, क्योंकि रात को सोना भी होता था और रात को ठहरना भी होता था। ये दूर दिशा कर रखी है कि लोगों को पता ही नहीं था कि ये 10 लोग किस लिए रोडों पर घूम रहे हैं। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी और यह तानाशाही सरकार को झुका के मानना तो पड़ा ना कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। तो ऐसे संघर्ष साथी, ऐसे अगर हम लगातार करते रहेंगे तो हो सकता है एक दिन ये सरकार जातिगत जनगणना कराए, हमारे को अपने हक मिले, हमारे वाइस चांसलर हो, हमारे प्रोफेसर हो। मैं तो दुखी हूँ, मेरा बेटा दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा है और 3 बार उसको जीआरएफ क्लियर नहीं हो रहा है। मैं जानता हूं दर्द, जो लोग यहाँ पे जो अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, जो कागज के टुकड़ों में व्यस्त हैं, उनको नहीं पता, क्योंकि मेरी पहली पीढ़ी है। हम गांव देहात से निकलने वाले लोग हैं। गोबर का तसला होता था, हरा चारा लेना होता था, पता नहीं क्या क्या करके ने अपनी औलादों का दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेके आए हैं। अगर वही चीज आपको बताना चाहते हैं, अगर आप भी अपना मान और सम्मान बचाना चाहते हो, तो आपने भी आगे आके लड़ना पड़ेगा और ऐसे मंचों से धाड़ना पड़ेगा ताकि वो बीच में एक आधा कोई कुकर मुद्दा आरएसएस और बीजेपी का है, वो बताए कि समाज बोलने लग गया है, समाज धाड़ने लग गया है, अपना हक अधिकार लेके रहेगा। ये जब तक नहीं बोलेंगे, जब तक नहीं उनके आंखों में आंख लड़ा के बात करेंगे, वो इसी तरीके से हमारा आर्थिक, मानसिक और शैक्षणिक शोषण करते रहेंगे। अरे जब हमारे हक अधिकार लूटने लग रहे हैं और हमारे को पता ही नहीं है कि हम 60% हैं, 62% हैं, 55% हैं, 40% हैं, हम क्या कर रहे हैं? 2 निकम्मे लोग आते हैं गली मोहल्ले में और हमारे को पता नहीं क्या क्या पाठ पढ़ा के चले जाते हैं और हम उनकी बातों पे पूरा गौर करते हैं, लेकिन हमारे हकों पे कि हम किस जाति से आते हैं,
क्योंकि उनके पास में कोई मुद्दा नहीं है, कोई शिक्षा का मुद्दा नहीं है, कोई स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं है, सिर्फ जात पात को पाड़ने पे हिंदू मुसलमान का मुद्दा जो बीजेपी सरकार करती आ रही है। तो हमारे को जातिगत जनगणना का अधिकार पूरा बनता है, उसको देने में उनको दिक्कत क्या है? मैं पूछती हूँ यहाँ बैठे लोगों से कि आखिरी जनगणना कब हुई थी? आखिरी जनगणना कब हुई थी? 2011 में। तो इतना लंबा समय क्यों? कि कभी कोरोना के नाम पे, कभी किसी चीज के नाम पे, और अपने फायदे के हिसाब से परिसीमन को रोका हुआ है। अगर हमें पता चल जाता है कि हमारी जातिगत जनगणना से कि हमारी जाति के इतने इतने लोग हैं, तो हमें अपना उस हिसाब से अधिकार लेना भी बनता है कि जितनी हमारी जनसंख्या है उतना ही हमारा अधिकार बनता है। मैं महिला हूं तो मैं महिला होने के नाते एक बात और कह के जाऊंगी, ज्यादा मैं समय नहीं लूंगी, कि महिलाओं ने अपनी बात हमेशा से रखी है पहले भी कि 33% आरक्षण, आधी आबादी आधा हक, क्योंकि महिलाएं आधी आबादी की है हिंदुस्तान में, तो हमारा इतना अधिकार बनता है कि हमें 33% कोटा तो दो। कि एक महिला 2 परिवारों की लड़ाई लड़ती है, लेकिन जब बात चुनाव लड़ने की आती है तो सरपंची में कोटा आ जाता होगा, लेकिन विधानसभा लोकसभा में महिलाओं को जगह नहीं दी जाती। तो मैं चाहती हूँ कि ओबीसी का अपना जातिगत जनगणना हो और महिलाओं को भी 33% का आरक्षण मिले। पता नहीं क्यों हमारे समाज को लगता है कि स्त्रियों का यह मामला नहीं है। स्त्रियां सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। आप ये देखिए, सरकार ने औरतों के वोट को कंसोलिडेट करके पूरी सरकार बना डाली, और हम लोग अपने सोशल मूवमेंट से औरतों को एकदम अलग थलग कर देते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि औरतों का इतना भागीदारी के साथ साथ उनकी समझ भी थोड़ी बढ़नी चाहिए इन सब सामाजिक मुद्दों को लेकर। जाति जनगणना की बात आज हम लोग कर रहे हैं, तो इसको SC ST का मुद्दा तो इसमें शुरू से ही शामिल था, लेकिन मेरा मानना है कि OBC के साथ साथ थोड़ा सा इसे और एक्सटेंड कर देते हैं। जैसे कि सूरज मंडल सर ने कहा था, बेचारे जो अभागे हैं, EWS का मुद्दा भी इसके अंदर हमें जोड़ देना चाहिए, ताकि ये तो पता चले कि आखिर बेचारे अभागेपन से कितने लोग प्रताड़ित हैं। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी क्योंकि मुझे दूसरों को सुनने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, और मैं आज सुनने की नीयत से ही आई थी, मुझे नहीं मालूम था आज यहाँ पर मुझे बोलने के लिए बुलाया जाएगा। तो सूरज सर की बात को थोड़ा सा मैं एक्सटेंड दे देती हूँ 4 पंक्तियों में। मेरी स्वरचित कविता है अभागेपन को लेकर। कितने अभागे हैं वो जो देश कब्जाए बैठे हैं, कितने अभागे हैं वो जो न्यायिक व्यवस्था चटकाए बैठे हैं, शिक्षण संस्थानों पर जिनका कब्जा है, देश के हालातों को जो कब्जाए बैठे हैं। कितने अभागे हैं वो जो व्यवस्था दबाए बैठे हैं, 5 किलो राशन की जो व्यवस्था करवाए बैठे हैं। कितने अभागे हैं वो जो खुद करोड़ों हथियाए बैठे हैं। अपने अभागेपन को जो बांटने को तैयार ना होते हैं। कितने अभागे हैं वो जो संसाधनों पर जमकर बैठे हैं। कितने अभागे हैं वो जो अस्पृश्यता का दंश ना सहते हैं। कितने अभागे हैं वो जो पवित्र होकर रहते हैं। आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।